हेलो बच्चों, नमस्कार। जय सिया राम। बच्चों, आज आपको पता है हमारे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जा रही है। तो बच्चों, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप लोग इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाएं, खुशियां मनाइए, दीपक जलाइए। ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका समय तो इस समय पढ़ने का ही होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसी ही मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपको 12th एग्रीकल्चर का फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का एक मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत एग्जाम में कारगर होने वाला है। यह पेपर से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ आपको। ओटी से लेके सभी प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ज़्यादा समय इसमें हम लोग ख़राब नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा। पूरा आप लोग इसको देखें, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, इस मॉडल पेपर को अच्छे से देखें, क्योंकि इससे हमको एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं और किस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इसमें से भी आपको बहुत सारे प्रश्न जो है ना एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए। और हाँ, साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग हमारे आईएमपी क्वेश्चन लेना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश एवं एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट के, तो हमारा जो एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन है, तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके जो है आप लोग हमारे आईएमपी क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इस मॉडल पेपर को सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसकी जो लिंक है एप्लीकेशन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सारे आपके प्रश्न रहने वाले हैं बच्चों, आप अच्छे से इनको देख सकते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्पों की, कि सबसे पहले सही विकल्प ही आते हैं आपके एग्जाम में, आपको मालूम होगा। और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, कृष्णनील एवं सत्यानाशी किस ऋतु के खरपतवार हैं? ऑप्शन है शरद ऋतु, रवि के 1 वर्षीय हैं, या वर्षा ऋतु के हैं, या 2 वर्षीय हैं। तो आपको बताना है बच्चों, कृष्णनील एवं सत्यानाशी दोनों ही किस ऋतु के खरपतवार हैं? अच्छा प्रश्न है, बताइए बच्चों किस ऋतु के हैं? ध्यान रखना, ये आपके शरद ऋतु के हैं, आपके खरपतवार हैं, जो कि रवि सीजन में होते हैं। दूसरा प्रश्न है, एग्रो हॉर्टिकल्चर का संबंध है। एग्रो हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? कृषि, शस्य एवं फलों के वृक्ष से। फलों के वृक्ष प्लस चारागाह, वृक्ष प्लस चारागाह प्लस पशु, या शस्य प्लस वृक्ष प्लस चारागाह। तो बच्चों, आपको पता है कि एग्रो का मतलब होता है फसलों से, और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आपका किससे? जो आपकी उद्यान वाली फसलें होती हैं उनसे। ठीक है ना, जैसे आपके फल, सब्जी एवं फूल आते हैं। तो एग्रो मतलब कृषि से, सस्य और प्लस फलों के वृक्ष। तो आपका इसका आंसर सही होगा क वाला ये। ठीक है। तीसरा है आपका, इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? IIHR इसको बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है ना, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हिंदी में कहा जाता है। तो बच्चों, ये कहाँ है? बेंगलोर, आगरा, कानपुर या नैनीताल में? तो इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिट्टो याद रखना, ये आपका बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा आपका, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन स्थित मैसूर में, बेंगलोर में, वृंदावन में या जयपुर में? तो वृंदावन गार्डन स्थित है बच्चों मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर में यह स्थित है। आपको पढ़ा रखा है, आपको पता होगा, चैप्टर नंबर 11 में ये दे रखा है। हरियाली के बाद वाला चैप्टर है, 10 शायद 11 में, हरियाली के बाद 11 चैप्टर में आई थिंक। केला का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, उपरोक्त सभी। केला का उत्पत्ति स्थान, तो आपने बहुत सारों ने भारत पढ़ा रखा होगा, बहुत सारे बर्मा, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी है। लेकिन बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि सर आप उपरोक्त सभी कैसे बता रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए केला का उत्पत्ति स्थान निश्चित, वैसे उत्पत्ति स्थान किसी का भी निश्चित नहीं होता है, आपको पता है। कई वैज्ञानिक अपने अनुसार अपने अपने मत बताते हैं, लेकिन भारत कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कई जगह अच्छी बुक्स आपने पढ़ी होंगी तो इंडोनेशिया और बर्मा भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो उपरोक्त सभी, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में बर्मा, इंडोनेशिया आता है तब भी ये सही है, ये दिमाग में रखें आप लोग। वैसे भारत रहता है ज़्यादातर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेशनल ग्रेप रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो बताइए, नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर पुणे में, जोधपुर, शिलोंग या सोलन?
ध्यान रखें, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो है आपका पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र। अब बात करेंगे हम लोग रिक्त स्थानों की, तो रिक्त स्थान भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला रिक्त स्थान है मूंग या उर्द का पीला पर्ण रोग द्वारा फैलता है। जो मूंग उर्द मतलब जो दलहनी फसलों में एलो मोजिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एलो मोजिक जो रोग होता है, येलो लीफ कह सकते हैं, येलो पत्ती रोग कह सकते हैं, तो किसके द्वारा फैलता है? देखिए होता तो वायरस के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे बात लिखी है फैलता किसके द्वारा है। तो याद रखें ये सफ़ेद मक्खी फैलाती है। इसको कौन फैलाती है? याद रखें सफ़ेद मक्खी, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखें वाइट फ्लाई। दूसरा क्वेश्चन है धान के पौधों के लिए तापक्रम उचित रहता है। धान के पौधों के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए, कितना रहता है? तो आपको पता होगा कि ये धान जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है, और जितनी भी खरीफ ऋतु की फसल है सबके लिए जो तापमान चाहिए वो लगभग कितना चाहिए? 25 से 35 डिग्री। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर सही होगा, वो होगा आपका 30 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान चाहिए धान के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ICPH8 किस फसल की उन्नत जाति है? फसल की उन्नत जाति है। तो ICPH8 किसकी जाति है? सब लोग जानते हैं, ये आपकी अरहर की जाति है। किसकी है? अरहर की। ठीक है, याद रखें अरहर बोले तो तुअर जो होती है उसकी वैरायटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इलाहाबाद सफ़ेदा, यह सबसे लोकप्रिय जाति है। जी हाँ, इलाहाबाद सफ़ेदा जो वैरायटी है आपको पता होना चाहिए, ये वैरायटी आपकी किसकी है? ध्यान रखें यह है आपकी अमरूद की वैरायटी है। किसकी? आपकी अमरूद यानी गुआवा की ये महत्वपूर्ण वैरायटी। ठीक है, बात करें हम लोग आगे, नेक्स्ट है आपका 5वां पॉइंट है आम के पौधे का प्रसारण विधियों द्वारा किया जाता है। तो सब जानते हैं कि 2 विधियों के द्वारा करते हैं, और विधियों भी आपको पता है लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है ना, बीज द्वारा और वानस्पतिक विधि द्वारा भी इसका प्रसारण किया जाता है। तो वानस्पतिक विधि भी इसमें भी आपकी विधि होती है बहुत सारी, ग्राफ्टिंग है, इनार्चिंग है, वेनियर ग्राफ्टिंग, जिसके द्वारा आम का प्रसारण किया जाता है। अच्छा, आम का प्रसारण का मतलब होता है दूसरा पौधा तैयार करना, इतना तो आप लोग जानते होंगे। 6वां पॉइंट है संतरा की उत्पत्ति एशिया में हुई थी। जी हाँ, संतरा की उत्पत्ति डेटेस एशिया में हुई थी। तो एशिया का मतलब संतरा, चाहे नींबू, संतरा, जितने भी आपके मौसम्बी हैं, सबका उत्पत्ति स्थान जनरली भारत है। लेकिन एशिया में भारत में किस जगह पे हुई? तो ध्यान रखना साउथ एशिया, बोली तो दक्षिणी एशिया में उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसका आंसर होगा दक्षिणी एशिया। ठीक है, तो वैसे भारत है इसका उत्पत्ति स्थान, आपको मालूम होगा, आपने कई जगह पढ़ रखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपके रिक्त स्थान है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इनमें से आप बहुत सारों को तो कर पा रहे होंगे। ठीक है, आपका कितना कर पा रहे हैं आप देखते चलिए। अब सत पे हम लोग बात करेंगे बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स पे देख लीजिए आप लोग। ट्रू फॉल्स जो है आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल का मुख्य कीट चक्रभृंग है। जी हाँ बच्चों, सोयाबीन की फसल का मुख्य कीट चक्रभृंग है। ये सत्य है, क्योंकि चक्रभृंग को इंग्लिश में गर्डल बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्डल बीटल। गर्डल बीटल सोयाबीन का एक प्रमुख कीट या मुख्य कीट होता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन मशरूम खाने में स्वादिष्ट नहीं होता। तो ये आपका क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो मशरूम होता है उसको बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक है, और स्वादिष्ट भी होता है। ना खाने वाले मशरूम को क्या टोड स्टूल कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ना खाने योग्य मशरूम को टोड स्टूल कहा जाता है। एक और यहाँ पे याद रखना कि ना खाने योग्य तो टोड स्टूल होता है, और एक मशरूम होता है जहरीला। तो जहरीला या बेसेला मशरूम कौन सा होता है? तो ध्यान रखना एमीनेटा मशरूम होता है। कौन सा होता है? एमीनेटा मशरूम होता है, जो आपका जहरीला होता है। चौथा है लहसुन से तेज महक उसके अंदर उपस्थित एलिन के एलिसन में परिवर्तित होने के कारण आती है। बिल्कुल सही है, एलिन एक रसायन होता है और एलिसन एक एंजाइम होता है, तो जिसके कारण लहसुन में जो गंध आती है, गंध मतलब स्मेल आती है, आपको मालूम होगा। पांचवा है क्या अश्वगंधा के बीज जहरीले होते हैं? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही है। आपके अश्वगंधा के जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं। अश्वगंधा के बीज कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। छठवां पॉइंट है क्या सफ़ेद मूसली का कुल लेलेसी है? तो जी हाँ, सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम आपका क्या होता है? क्लोरोफाइटम बोरबिलेनम। और जो आपका कुल क्या है? तो ध्यान रखें कुल है लेलेसी, क्या है? लेलेसी। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य हैं, जिसमें एक ही आपका असत्य है, बाकी सब क्या है? सत्य है। ठीक है, ये वाला। चलेंगे हम आगे जोड़ियों पर। जोड़ियां देख लीजिए आप लोग। बताइए पीला मोजिक किससे जाके मिलेगा? पीला मोजिक जो है
किससे जाके मिलेगा? तो पीला मोजेक रोग आपको पता है कि आपका अरहर की फसल में होता है। गडल बीटल अभी बताया, ये आपका सोयाबीन का है। पायरेला कीट बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाएगा, ये गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है। उकटा रोग किसके द्वारा होता है? तो ये कवक दे रखा है। और अनचाहे मशरूम क्या होते हैं? ये इंक कैपस होता है। अनचाहे मशरूम, जैसे मशरूम की हम खेती करते हैं तो उसमें बिना वो जो अनचाहे फोकट के मशरूम हो जाते हैं उनको इंक कैपस कहा जाता है। तो ये आपकी जोड़ियां हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रही होंगी, सही सही जा रही होंगी, आपको सब लोग कर पा रहे होंगे इनको। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक शब्द में उत्तर। आपको पता है 28 नंबर के ओटी आने हैं। कितने नंबर के? 28 नंबर के ओटी आने हैं आपके। 70 नंबर का टोटल आपका होगा, जिसमें 2-2 नंबर के भी प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के प्रश्न आने हैं। अब की बार 5 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ये आपको मैं पहले से बता देता हूँ। अब की बार 4-4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो आपके 17, 18, 19, 20 यानी 4 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के रहने वाले हैं और 3-3 नंबर के प्रश्न और इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न। ठीक है ना? 5 नंबर का प्रश्न अब की बार नहीं पूछा जाएगा, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक शब्द में उत्तर देख लीजिए। रतन जोत को किस नाम से जाना जाता है? तो रतन जोत आप लोग जानते हैं, इसको द्रवंती, भद्रवंतिका, जंगली अरन, जेट्रोफा आदि नामों से इसको जाना जाता है। जो बायोडीजल वाला पौधा है ना, जिससे आपका जैव ईंधन बनाया जाता है, वो आपका रतन जोत होता है। दूसरा पॉइंट है कि फलों की डिब्बाबंदी से पहले ब्लांचिंग की क्रिया कितने डिग्री सेल्सियस तापमान करते हैं? तो ब्लांचिंग क्या होता है? आपको मालूम हुआ कि जो फल एवं सब्जी होते हैं ना, उनको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 से 5 मिनट तक डुबोया जाता है। इस क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। और ब्लांचिंग जो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी उबलते हुए पानी में की जाती है। ठीक है, 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्क्वैश। स्क्वैश चीनी की मात्रा कितनी होती है? स्क्वैश में चीनी कितना % होता है? ध्यान रखना ना, स्क्वैश जो होता है एक तरह का रस होता है, जूस होता है, जो बनाया जाता है आपका फलों से, और इसमें जो चीनी की मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 40 से 50%। कितनी रखी जाती है? ध्यान रखें, 40 से 50% आपकी स्क्वैश में चीनी होती है। चौथा है आपका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और प्रणालियों का कृषि प्रयोग की विशिष्ट दशाओं में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखें, ये आपका क्या कहलाता है? कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है गंटर जरीब में कितनी कड़ियों के मिलने से बनती है? गंटर जरीब, जी हाँ, गंटर जरीब की जो लंबाई होती है सबको पता है कि 66 फीट होती है। कितनी होती है? गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट होती है और उसमें जो कड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 100। तो 100 कड़ियाँ होती हैं, तो 100 कड़ियों, इसका आंसर होगा 100, कि 100 कड़ियों मिलकर गंटर जरीब का निर्माण होता है और बनती है। तो ध्यान रखें, 66 फुट आपकी टोटल लंबाई और कड़ी कितनी है? 100। और एक कड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर? एक कड़ी की लंबाई 0.66। ठीक है ना, 0.66 आपकी इसकी प्रत्येक कड़ी की लंबाई हो जाती है। 4 जरीब होती हैं, आपको मालूम होगा कितनी जरीब होती हैं? 4 जरीब होती हैं। गंटर जरीब होती है, रेवेन्यू जरीब, इंजीनियर जरीब और मीटर जरीब। ठीक है ना, चारों जरीब चैप्टर नंबर 20 में दे रखी हैं, आपको मालूम हो, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब कुछ प्रश्न हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न अब एग्जाम में बनेंगे। चने का वानस्पतिक नाम एवं कुल बताइए। तो चने का वानस्पतिक नाम क्या होता है आप जानते ही होंगे, साइसर इरेटिनम, और कुल क्या होता है? लेग्यूमिनेसी। अथवा मैं मध्य प्रदेश के लिए चना की 4 उन्नतशील जातियाँ, तो आप लोग वैरायटी आपको याद ही होंगी, राधे है, अवरोधी है, खरगोन है, ग्वालियर 21 है, ग्वालियर 22। तो इस प्रकार की वैरायटी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। आम के देख लीजिए, आम का वानस्पतिक नाम और कुल पूछा है और प्रसारण पूछा है। तो बच्चों, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। कुल क्या होता है? एनाकार्डेसी। और प्रसारण का प्रकार आपको पता है कि दोनों तरह से किया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक। अभी बताया था मैंने, ओटी में भी पूछा गया था। अमरूद का है अथवा में देख लीजिए, अमरूद का जो है खेती का वर्णन वही वानस्पतिक नाम और कुल है, और प्रसारण भी पूछा है। तो वानस्पतिक नाम क्या होता है अमरूद का? सब जानते हैं, सीडियम ग्वाजाबा होता है। और कुल क्या होता है? कुल होता है मिर्टेसी। प्रसारण का प्रकार की बात करें तो अमरूद का प्रसारण भी लैंगिक अलैंगिक दोनों विधि से होता है, और इसमें जो विधि है अलैंगिक वाली, स्टूलिंग और गूटी, इनके द्वारा आपका अमरूद का प्रसारण किया जाता है। प्रसारण का मतलब है अमरूद का दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। बीज से तो करते हैं, जनरली दूसरी विधियों से भी कर सकते हैं, इनको हम लोग अलैंगिक प्रसारण कहते हैं। खरपतवार की विशेषताएं हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खरपतवार जो है फसलों के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन, प्रतियोगिता करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए और जल के लिए। खरपतवारों की वृद्धि जल्दी हो जाती है, खरपतवारों के बीज काफ़ी समय तक अंकुरण क्षमता बनी रहती है। ठीक है ना, तो ये आपके खरपतवारों की विशेषताएं होती हैं जनरली। और अथवा में क्वेश्चन है, खरपतवार को फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप बताइए। सही बात है, ये खरपतवार जो होते हैं फसलों की वृद्धि नहीं होने देते हैं, और जो है खरपतवार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं
कि मतलब जिस प्रकार से खरपतवारों की जो हानियाँ होती हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे खरपतवारों की फसल का जो प्रभाव है। ठीक है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। गन्ने के कीट हैं, सब जानते हैं कि पायरेला एक तना छेदक आप लिख सकते हो। चने के हानिकारक कीट सब जानते हैं, एक पॉड बोरर जो आपका होता है फली छेदक जिसको बोलते हैं, दूसरा कटुआ बोल सकते हैं, कटवार्म होता है। 10वां पॉइंट है पुदीना की खेती के लिए शीर्षक बीज दर पूछिए पुदीना की और उन्नतशील वैरायटी पूछिए। पुदीना की उन्नतशील वैरायटी जानते होंगे आप लोग कौन कौन सी होती हैं, एक शिवालिक है, दूसरी एक और है शिवालिक हिमालयन, दोनों वैरायटी हैं आपकी पुदीना की। बीज दर अभी याद नहीं आ रही मेरे को। रतनजोत की खेती का वर्णन देख लीजिए, इसमें 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। प्रमुख रोग पूछा है और प्रमुख रोग, प्रमुख उपयोग और प्रमुख रोग। सॉरी, उपयोग सब लोग जानते हैं कि रतनजोत का जो यूज़ होता है वो आपको जैव ईंधन में होता है। और प्रमुख रोग की बात करें तो इसका बिगलन रोग होता है जिसमें लगता है। 11वां फसल बीमा के लाभ पूछें या अवधि के अनुसार ऋण के कितने प्रकार। तो फसल बीमा आप लोग जानते हैं क्या होता है, जब हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं या ओले पड़ जाएं या बारिश से या कुछ सूखा पड़ जाए तो उसमें सरकार हमको पैसा देती है, उसको फसल बीमा कहते हैं। उसके ये लाभ हैं कि किसान को कोई चिंता नहीं रहती और वो पैसा वहाँ से मिल जाता है। अवधि के अनुसार ऋण के कितने प्रकार होते हैं आप जानते हैं, अथवा में है। अवधि के अनुसार ऋण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, अल्पकालीन ऋण जो कि आपका 15 माह तक होता है, और दूसरा होता है मध्यकालीन ऋण जो कि 15 माह से 5 वर्ष का होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका अल्प हो गया मध्य दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन ऋण होता है वो 5 वर्ष से ऊपर तक होता है, तो 5 वर्ष से तक के ऊपर का जो ऋण होता है वो आपका दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 12 है तो 12 भी देख लीजिए, भू सर्वेक्षण में कौन कौन से उपयुक्त हैं उपकरण होते हैं, 5 उपकरणों के नाम बताना है। तो आप लोग जानते हैं जैसे डंपी लेबल है जो यूज ढाल मापने का काम आता है ना, डंपी लेबल है, कंपास है, जरीब है, ये सब आपके यूज़ होते हैं। लंब दंड है, लक्ष्य दंड है, ये सभी यंत्र आपके भू सर्वेक्षण में उपयोग होते हैं। अथवा में क्वेश्चन है भू सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाली चेनों के नाम। 4 चेनें होती हैं, चारों की लंबाई आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए 4 चेन है। सबसे पहले इंजीनियर चेन जिसको हम अभियंता जरीब भी कहते हैं, तो इंजीनियर चेन की लंबाई 100 फीट होती है। दूसरी चेन है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू जो चेन होती है इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, रेवेन्यू चेन की याद रखें ये 33 फीट होती है, जिसकी 16 कड़ियाँ होती हैं इसमें, याद रखें। और तीसरी आपकी जो चेन है वो होती है आपकी कौन सी चेन, ध्यान रखें मीटर, जो 20 मीटर या 30 मीटर की होती है। ठीक है, चौथी जो है आपकी होती है गंटर जरीब जिसको बोलते हैं, गंटर चेन जिसको बोलते हैं। तो गंटर चेन की लंबाई होती है 66 फीट, जिसमें 100 कड़ी होती हैं। तो 4 होती हैं, ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। सब जानते हैं पौधों में फास्फोरस की कमी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कमी से क्या होता है, पौधों की वृद्धि विकास रुक जाता है, फसलों का उत्पादन घट जाता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। वही फास्फोरस का है, इसकी पौधों की वृद्धि नहीं होती, विकास रुक जाता है, फसलों का उत्पादन घट जाता है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण रुक जाता है। तो ये सभी आपके फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। 14वां है कार्बनिक एवं अकार्बनिक खाद में अंतर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक खाद। कार्बनिक का मतलब होता है जो खाद होती है, और अकार्बनिक का मतलब जो उर्वरक होते हैं। तो खाद उर्वरक में जो अंतर है ना, वही कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर होता है। सब जानते हैं ना, खाद आपकी फार्म पर तैयार की जाती है, और जो अकार्बनिक खाद यानी उर्वरक आपके फैक्ट्री में बनाते हैं। कार्बनिक खाद में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, अकार्बनिक में 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद का प्रयोग करने से, कार्बनिक खाद का प्रयोग करने से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जबकि अकार्बनिक खाद का प्रयोग करने से क्या होता है, भूमि जो भौतिक दशा होती है वो खराब होती है। तो ये आपके हैं कंपोस्ट बनाने की विधियाँ, सब जानते हैं, बहुत सारी विधि हैं। इंदौर विधि है आपकी, बेंगलोर विधि है, एडिको विधि है, जिससे आपकी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। 15वां आपका पपीता की खेती का वर्णन। वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया। वानस्पतिक प्रसारण सिर्फ बीज से होता है। प्रमुख रोग आपके कौन से होते हैं, सब जानते हैं। प्रमुख रोग भी आपके इसमें जो रोग लगते हैं पपीता में, कौन कौन से रोग लगते हैं जानते तो होंगे आप लोग। मोजक रोग लगता है इसमें आपका, है ना। और केला की खेती का है, तो जिसमें आपके वानस्पतिक नाम है इसका, केला का बम्बू क्या होता है, सॉरी केला का बॉटनिकल नेम अभी तो देखो भूल ही गया। और वानस्पतिक प्रसारण जो होता है वानस्पतिक विधि द्वारा होता है। प्रमुख किसमें भी बहुत सारी वेराइटी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अभी तो याद ही नहीं आ रहा केला का क्या होता है बॉटनिकल नेम। क्या पपीता का तो कैरिका पपाया, हमका मंजीफेरा, केला का इसका कुल तो म्यूसिसी होता है, मूसा पैराडिस का। ठीक आ गया, मूसा पैराडिसी का इसका आपका बॉटनिकल नेम होता है, और कुल होता है म्यूसिसी। 16वां देख लीजिए, फल सब्जियों को सुखाना निर्जील कल में अंतर। धूप में सुखाना और मशीन में सुखाना निर्जील कल होता है। ब्लांचिंग अभी तो बता ही चुका हूँ, फल सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, और लाभ भी पूछे हैं, सिंपल है। जल निकास वाला प्रभावित करने वाले कारक, जल निकास के 4 लाभ, बहुत सिंपल है आपका, देख सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है।
तो ये आपका पूरा पेपर है। जेम जेली में अंतर भी है, बीज प्रसारण और मांसपत्र प्रसारण में डिफरेंस है, नार्चिंग ग्राफ्टिंग में डिफरेंस है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको देखें आप लोग अपनी कॉपी में और कोशिश करें कि इनका सॉल्यूशन कुछ का तो दे दिया, कुछ का आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। यदि आप हमारे IMP क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे आंसर OT सब मिलेगा आपको। एक भी बात बताता हूँ, आंसर भी मिलेंगे और OT भी मिलेंगे साथ में, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।